10वें रैंक की वेस्टइंडीज टीम ने पाकिस्तान को दूसरे ओडीआई मैच में हरा दिया है। पहले ओडीआई मैच में भी वो जीत जाते। 12 ओवर में पाकिस्तान को 100 रन चाहिए थे और उनके 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन एक यंगस्टर उस वक्त एक बेहतरीन इनिंग्स खेलकर हसन नवाज ने पाकिस्तान को जितवा दिया, जबकि वो उनका डेब्यू मैच था और सारे सीनियर प्लेयर्स आउट हो गए थे। और दूसरे ओडीआई मैच में भी हसन नवाज ने ही थोड़ी बैटिंग की, लेकिन पाकिस्तान एंड में हार गया। वैसे तो ये बायलैटरल है, इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये दो लोअर रैंक्ड वीक टीम्स का कॉन्टेस्ट है और वेस्टइंडीज के लिए ये सीरीज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले वर्ल्ड कप 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया था अपनी लो रैंक के कारण। और इस बार वेस्टइंडीज अभी फिलहाल 10th से 9th पोजीशन पे पहुंच गया है इस जीत के साथ, लेकिन आगे वो इसे मेंटेन कर पाता है या नहीं ये कहना मुश्किल है। वैसे आपको बता दूं कि वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के साथ अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड भी नहीं खिलाई है। अल्जारी जोसेफ जो वेस्टइंडीज के सबसे मेन बॉलर हैं, उनको रेस्ट कराया गया है। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक 10वें नंबर की टीम और वो भी फुल स्ट्रेंथ नहीं खेल रही है और पाकिस्तान उससे भी हार गए। और उससे भी खास बात यह है कि बाबर आजम, जिनके बारे में इस सीरीज से पहले एक शोर मचा रखा था पाकिस्तान ने कि वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका जबरदस्त रिकॉर्ड है, वेस्टइंडीज के खिलाफ 500 हैं, 300 ऑन अ ट्रॉट मारे हैं, ये किया है वो किया है, लेकिन यहाँ पर पिच पर थोड़ी सी असिस्टेंस है बॉलर्स के लिए और बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पहले ओडीआई में भी किसी तरीके से स्ट्रगल करके 64 बॉल्स पे 47 की इनिंग्स खेली थी, आप इमेजिन कर सकते हैं। और इसी वजह से एंड में पाकिस्तान के ऊपर यह प्रेशर आ गया था कि 12 ओवर में 100 रन चाहिए थे और 5 विकेट बाकी थे। अगर उस वक्त एक आधा विकेट गिर जाता तो पाकिस्तान वो मैच भी हार जाता, लेकिन उस वक्त वो बच गए। लेकिन इस मैच में वो बच नहीं पाए और बाबर के साथ साथ रिजवान, जिन्होंने पहले मैच में 50 बनाया था लेकिन उस वक्त भी बहुत स्लो बैटिंग की थी, और दूसरे ओडीआई में तो उन्होंने 38 बॉलों पे 16 रन बनाए। आप इमेजिन कर सकते हैं, 38 बॉलों पे 16 रन टेस्ट क्रिकेट में भी आजकल कोई नहीं बनाता, और ओडीआई क्रिकेट में रिजवान ने 38 बॉलों पे 16 रन बनाए, जबकि बारिश हो रही थी, बार बार इंटरप्शंस हो रहे थे और सबको पता था कि ये मैच शॉर्ट होने वाला है, इसमें डीएलएस मेथड लगने वाला है। आपको ये भी बता दूं कि एक स्टैट विजडन ने रिलीज किया है जिसमें यह बताया है कि 1 जनवरी 2024 यानी पिछले साल के स्टार्ट से सिर्फ 2 ऐसे बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट 80 से कम है, और गेस करिए उन दोनों का नाम, बाबर और रिजवान। रिजवान का स्ट्राइक रेट 1 जनवरी 2024 से सिर्फ 75 का है और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 78.9 का है। ये दोनों स्ट्राइक रेट्स आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में एक्सेप्टेबल नहीं है और अब तो इन दोनों के एवरेज भी धीरे धीरे नीचे आने लगे हैं। बाबर आजम, जिनका एवरेज नेपाल के खिलाफ 100 बनाने के बाद 60 का था, अब उनका एवरेज 55 से भी नीचे गिर चुका है और 54.6 का एवरेज है। और ये एवरेज भी मेंटेन करना मुश्किल होगा बाबर के लिए अगर वो फॉर्म में नहीं आए और रेगुलरली एटलीस्ट हाफ सेंचुरीज बनाना स्टार्ट नहीं करते हैं। पाकिस्तानी बहुत शोर मचा रहे हैं कि आप ये सब जो रिकॉर्ड बना रहे हो, विराट कोहली ने भी तो 3 साल तक 100 नहीं बनाया था, ये वो 1000 दिन लगे थे। तो मैं आपको बता दूं, ये वही बात हो गई जो आरसीबी के फैंस आजकल करते हैं कि हमने एक बार आईपीएल जीत लिया, अब हम चेन्नई मुंबई के 5-5 ट्रॉफी से ज्यादा वैल्यूबल है ये एक ट्रॉफी। ये इसी तरीके की सेंसलेस बात है। विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म गए थे, जब वो 2019 के बाद 3 साल का एक फेज आया था जिसमें उन्होंने 100 नहीं बनाया था, तो विराट कोहली ऑलरेडी एक तरीके से 10 साल तक खेल चुके थे। उस वक्त उनके 70 इंटरनेशनल हंड्रेड्स थे, 43 ओडीआई हंड्रेड्स थे, 11,500-12,000 रन बना चुके थे। टेस्ट क्रिकेट में उनके 27 हंड्रेड थे, 7-8 हजार रन वहां बना चुके थे। T20 में परफॉर्मेंसेस दे चुके थे, 2014 और 16 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। तो काफी कुछ इंटरनेशनली विराट कोहली ने अचीव कर रखा था जब वो इस फेज के बाहर गए। तो इस वजह से उनको 3 साल तक बैकिंग मिल गई। उस 3 साल में भी मैं आपको बता दूं कि पहला साल वो था जो कोविड के कारण बहुत कम इंटरनेशनल मैचेस हुए थे, तो इफेक्टिवली वो 2 साल की ही पीरियड थी। और उसके बाद जब विराट कोहली ने नहीं परफॉर्म किया तो आप देख लीजिए कि टेस्ट टीम से उनको बाहर कर दिया गया। तो इवेंचुअली
ये जो बैकिंग की बात बाबर आजम को लेकर की जा रही है, इसकी विराट कोहली से तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। आपको ये बता दूं कि बाबर आजम की आखिरी ओडीआई सेंचुरी अब 2 साल हो गए हैं, नेपाल के खिलाफ 2023 के अगस्त में लगी थी। और टेस्ट क्रिकेट में तो उनके 100 2022 में लगी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ होम में। मतलब टेस्ट क्रिकेट में उनके 3 साल हो चुके हैं, ओडीआई क्रिकेट में 2 साल और टी20 में भी 2-2.5 साल। वैसे टी20 में 100 इतना मैटर नहीं करते हैं, टी20 में स्ट्राइक रेट और परफॉर्मेंस मैटर करती है, और बाबर आजम ऑलरेडी पाकिस्तान की टी20 टीम से ड्रॉप हो चुके हैं। तो अब ओवरऑल एक 71 इनिंग्स का गैप आ गया है बाबर आजम के करियर में, जब वो 100 नहीं बना पाए हैं। आपको बता दूं कि बाबर आजम 19 ओडीआई 100, 9 टेस्ट 100 और 3 टी20 100 यानी 31 सेंचुरी बना चुके हैं। तो उन्होंने ऑफ कोर्स अचीव किया है, पाकिस्तान के हिसाब से काफी अचीव किया है, लेकिन जो पिछले 2-3 साल की परफॉर्मेंस है, इनफैक्ट जिस जिस फॉर्मेट में बाबर आजम को नहीं खिलाया गया है, पाकिस्तान जीत रही है। उन्हें जब 2 टेस्ट मैचेस के लिए ड्रॉप किया गया था इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो दोनों टेस्ट मैच पाकिस्तान जीती थी। टी20 से उन्हें जब से ड्रॉप किया गया है, पाकिस्तान थोड़ा जीतना स्टार्ट हो गई है टी20। और अब ओडीआई क्रिकेट में भी बाबर आजम मेरे ख्याल से इस सीरीज के बाद रडार में रहेंगे, अगर तीसरे ओडीआई में परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, क्योंकि ये बहुत लो रैंक टीम थी, यहां पर भी परफॉर्मेंस नहीं आई। चैंपियंस ट्रॉफी में आप सबको याद है, जो उन्होंने 320 के चेज में 83 बॉल्स पे अपनी 50 पूरी की थी। तो ओडीआई क्रिकेट में भी उन्होंने टीम को बर्बाद कर रखा है। अगर आने वाली 1-2 सीरीज में वो परफॉर्म नहीं करते हैं, तो शायद उन्हें ओडीआई टीम से भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब तीसरा ओडीआई जो कल होना है, वो ये सीरीज डिसाइडर है, और ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।